शाम के समय एक घर के अंदर पूरा परिवार बैठा हुआ था। माता पिता और दो उनके लड़के। जो बड़ा लड़का होता है वह शादी के योग हो गया था और तभी उस लड़के की जो माँ होती है वह उससे पूछने लगती है कि बेटा अब तू शादी के योग हो गया है, अगर तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है तो तू भी हमें बता दे, हम तेरी उसी से शादी करा देंगे। इस बात को सुनने के बाद जो बड़ा लड़का होता है वह अपनी माँ की तरफ थोड़ी देर तक देखता रहता है और देखते देखते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह कहता है कि माँ, तूने ऐसा समझ भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ करूँगा? मेरी ज़िंदगी पर तुम्हारा अधिकार है और तुम लोग जैसी भी मेरे लिए लड़की पसंद कर दोगे मैं उसी से शादी करूँगा और उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूँगा। अब यह बात सुनकर माँ की आंखों में तो आंसू आ ही गए थे, लेकिन वहीं पर लड़के का पिता बैठा हुआ था जो बिल्कुल भी अपने बेटे को पसंद नहीं किया करता था और ना ही उससे कभी भी बात किया करता था। इस बात को सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह झट से आकर अपने बड़े बेटे को गले से लगा लेता है। इसके बाद जो माँ होती है वह भी उनसे आकर लिपट जाती है और सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। किस वजह से पिता बड़े बेटे से बात तक नहीं किया करता था और इस बात को कहने से वो लोग ऐसे क्यों रोने लगे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है नीलम। नीलम जिसके पति की कुछ दिनों पहले मौत हो गई है और मौत के बाद वह अपने मायके में ही रहा करती है। उसके शादी पहले बाराबंकी में हुई थी और वहीं पर उसका ससुराल था, लेकिन जब पति की मौत हो जाती है तो सास ससुर उसको वहां से भेज देते हैं। कहते हैं कि बेटी अब तेरे पति की मौत हो गई और अभी तेरी जवान अवस्था है तो तू बेशक से दूसरी शादी कर लेना, हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। नीलम अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी तो वह सास ससुर से मना तो करती है, लेकिन जो सास ससुर होते हैं वह भी नीलम के व्यवहार को समझ रहे थे और वह कह देते कि नहीं बेटी, यहाँ पर अब तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, क्योंकि ना तो तुम पर कोई संतान है और हमारा छोटा बेटा है, इसी के सहारे हम अपने जीवन को व्यतीत कर लेंगे। तू अपने मायके चली जा और तेरे माता पिता तेरी दूसरी शादी करा देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने नीलम को वहां से भेज दिया था और अब वह अपने पिता के पास ही रहा करती है। धीरे धीरे वहां पर रहते हुए उसे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद अचानक से नीलम को अपने कुछ सामान की याद आती है जो कि बाराबंकी में उसकी ससुराल में ही पड़ा हुआ था। तो वह सोचती है कि क्यों ना उसको जाकर ले आऊं और उसको लाकर अपने पास ही रख लूं। यही सोचकर जो नीलम होती है वहां से बाराबंकी पहुंच जाती है और वहां पर जो भी उसका छोटा मोटा सामान था उसको एक बैग में पैक करके सीधा वहां से वापस लौटने लगती है। लेकिन लौटते समय अचानक से उसे एक बात याद आ जाती है अपने पति की, क्योंकि उसके पति एक प्राइवेट जॉब किया करते थे और उन्होंने ट्रेन का सफर काफी ज्यादा किया था। तो कभी वो उससे कहा करते थे कि ट्रेन में जाने का अलग ही मजा होता है, इसको तुम जब समझोगी जब खुद से ट्रेन में बैठोगी। तो इसी वजह से जो नीलम होती है वो आखिरी बार ट्रेन में बैठना चाहती है ताकि अपने पति की कही बात को महसूस कर सके और उसे उसकी याद भी आ रही थी। तो इसी वजह से वो बाराबंकी से ट्रेन पकड़ती है और लखनऊ के लिए चल देती है। थोड़ी देर का सफर था, लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर था, तो वहां से थोड़ी देर में वो पहुंच जाती है। लेकिन आज उसे वो चीज महसूस हो गई थी जिस बात को उसके पति कहा करते थे। इसके बाद वह प्लेटफॉर्म पर उतर जाती है, लेकिन अपने पति को याद करके उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह प्लेटफॉर्म पर उतरकर ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर उसका घर पड़ता है जहाँ पर उसके माता पिता रहा करते हैं। और वह यहाँ से ऑटो पकड़ के जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से उतरने वाली होती है उसी दौरान उसकी नजर एक 4 साल के मासूम से बच्चे पर पड़ती है जिसकी आंखों में आंसू थे और वो माँ माँ कहकर फूट फूट कर रो रहा था। वहां पर काफी सारे लोग इधर से उधर आ जा रहे थे, लेकिन उस बच्चे की तरफ कोई भी गौर नहीं देता है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसके बाद जो नीलम होती है वह उस बच्चे के पास पहुंच जाती है और वहां पर उसे अपनी गोद में उठाकर उसे पूछने लगती है, बेटा कौन हो तुम और तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? तो इसके बाद वह बच्चा इशारा करता है कि यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी, उस ट्रेन के अंदर मेरी माँ बैठ गई है और उसे काफी देर हो गई है लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी है। ऐसा कहते हुए बच्चा बार बार माँ माँ कहकर रो रहा था और इसके बाद नीलम समझ जाती है कि शायद या तो ये अपनी माँ से छूट गया है या फिर इसकी माँ इसे यहाँ पर छोड़कर चली गई है। इसके बाद जो नीलम होती है उस बच्चे को लेकर इधर उधर स्टेशन पर घूमती है कि कहीं उसकी माँ मिल जाए तो यह उसे सौंप दे, लेकिन वहां पर कहीं भी उसकी माँ नहीं मिलती है। इसके बाद नीलम रेलवे पुलिस के पास जाती है और वहां पर उस बच्चे को उन्हें दिखाती है और कहती है कि ये बच्चा है और ये इस तरह से खड़ा हुआ मिला था, आप लोग इसको इसकी माँ से मिला देना, हो सकता है ये रह गया हो और इसकी माँ ट्रेन में चली गई हो, अगर वो वापस आए तो उसे बता देना। ऐसा कहकर नीलम जाने लगती है, लेकिन तभी उस बच्चे की मासूमियत को देखकर उसके दिमाग में एक बात चलने लगती है और वह सोचने लगती है कि अगर इसकी माँ लेने के लिए इसे नहीं आई तो इस बच्चे का क्या होगा।
इसी बात को सोचकर वह वापस मुड़ती है और मुड़ने के बाद जो रेलवे पुलिस के कर्मचारी होते हैं उनसे पूछने लगती है कि अगर इसकी मां आपको नहीं मिली तो आप इस बच्चे को कहां भेजोगे। तो जो रेलवे पुलिस के कर्मचारी होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर इसकी मां नहीं मिली तो हम इसको अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे जहां पर यह अच्छी तरह से पल बढ़ सकता है। इसकी डिटेल हमारे पास रहेंगी और जब भी इसकी मां आ जाएगी तो उसके बाद इसे उसे सौंप देंगे। अब यह बात सुनकर नीलम का दिल नहीं मानता कि इस मासूम से बच्चे को अनाथ आश्रम में रहना चाहिए। तभी वह पुलिस वालों से कहने लगती है कि देखिए सर, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो इस बच्चे को मैं अपने घर ले जाती हूं। अगर इसकी मां इसे ढूंढते हुए आती है तो आप उसे मेरे घर पर भेज देना, वरना मैं इसे अपने पास रख लूंगी। अब पुलिस वाले भी इस बात को टालना चाहते थे क्योंकि रोज के रोज उनके पास एक ना एक ऐसा केस आता है तो वो कहां तक फॉर्मेलिटीज को पूरा करेंगे। तो इसी वजह से जो पुलिस वाले होते हैं नीलम को अनुमति दे देते हैं और नीलम इस बच्चे को अपने साथ लेकर यहां से लखनऊ अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। वहां पर वो अपना एड्रेस लिखवा कर आई थी कि अगर इसकी मां आए तो उसे यहां पर भेज देना। लेकिन जब नीलम उसको अपने घर लेकर जाती है तो उसके बाद उसके माता पिता इस बात को देखकर बड़े ही हैरान होते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि बेटी ये कौन है। तो नीलम पूरी की पूरी कहानी उन्हें बताती है और कहती है कि शायद ये 2-3 दिन के लिए हमारे पास है, उसके बाद इसकी मां आ जाएगी और अपने साथ ले जाएगी। नीलम के माता पिता उस बच्चे से नाखुश थे क्योंकि वह भी अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहते थे और उनके कहने पर ही नीलम के सास ससुर ने उसे वहां से भेजा था ताकि वह यहां पर रहकर कुछ दिनों में अपने पति को बुला सके और दूसरी शादी करके अपना घर बसा सके। तो इसी वजह से वो उस मासूम से बच्चे की तरफ हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। लेकिन जो नीलम होती है वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती है। उस बच्चे का नाम होता है अंश और अंश को वो अच्छी तरह से पालने पोसने लगती है। धीरे धीरे 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं और ऐसे ही करते हुए 5 दिन बीत जाते हैं। लेकिन अभी तक अंश की मां का कोई भी अता पता नहीं था और अब तक जो अंश था वह नीलम के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया था। नीलम अपना पूरा समय अंश के साथ बिताया करती और उससे पूरी तरह से इमोशनली अटैच हो जाती है। इसके बाद जो नीलम के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटी अब तो इसके घर वाला कोई भी नहीं आया है, तो ऐसा कर तू इसे अनाथ आश्रम छोड़ दे और अपनी दूसरी शादी कर लेना और जिंदगी को आगे व्यतीत कर। लेकिन नीलम साफ साफ घर वालों से मना कर देती है और कहती है कि मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी, मैं तो यहीं पर रहकर अपना समय व्यतीत कर लूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं कोई नौकरी पकड़ लेती हूं और उसी के सहारे अपने जीवन को बिता लूंगी। अब यह बात सुनकर नीलम के माता पिता फिलहाल तो चुप हो जाते हैं, लेकिन बार बार उससे दूसरी शादी के लिए कहा करते कि इस बच्चे को छोड़ दे अनाथ आश्रम में, कब तक तू इसे अपने पास रखेगी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो नीलम के माता पिता होते हैं उसके लिए इधर उधर से रिश्ता ढूंढने लगते हैं और तरह तरह से लड़के उसे देखने के लिए आने लगते हैं। नीलम घर वालों से साफ साफ मना कर देती है और सभी रिश्तों को वापस लौटवा देती है। लेकिन तभी जो नीलम की मां होती है उसे गुस्सा आ जाता है और वह उससे धमकाकर उसे कहने लगती है कि इस तरह से जिंदगी नहीं बीतेगी, बहुत लंबी जिंदगी है और तुझे दूसरी शादी करनी ही होगी। तो जो नीलम होती है वो इस बारे में थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कह देती है कि ठीक है माँ, दूसरी शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन आपको लड़का ऐसा ढूंढना होगा जो लड़का मुझे इस बच्चे के साथ एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अब मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती और ये मेरे साथ ही रहेगा। इसके बाद जो नीलम की माँ होती है वह थोड़ी देर तक इस बारे में सोचती है और कह देती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा ही लड़का ढूंढूंगी जो इस बच्चे के साथ तुझे एक्सेप्ट कर ले और उसके साथ तो तू शादी करेगी। तो नीलम तैयार हो जाती है और उसके बाद जो नीलम के माता पिता होते हैं उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं जिसका पहले तलाक हो गया था, लेकिन लड़का बड़ा ही सीधा साधा था और वह काफी अच्छा कमाया भी करता था। उस लड़के का नाम होता है योगेश और योगेश जैसे नीलम को देखता है तो देखते ही पसंद कर लेता है और उसके बाद नीलम के माता पिता उस बच्चे के बारे में उसे बता देते हैं। अब योगेश नीलम से शादी तो करना चाहता था क्योंकि वह देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। इसी बात को लेकर वो थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद हामी भर लेता है कि ठीक है, मैं इस बच्चे का भी ख्याल अच्छी से रख लूंगा, आप मेरी नीलम से शादी करा दो। उसके बाद नीलम जब ये देखती है कि वो बच्चे को अपने साथ रखने के लिए तैयार है तो वह भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। और शादी होने के बाद जो नीलम होती है वह योगेश के घर में उसके साथ रहने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो योगेश होता है उसकी मन की ईर्ष्या उस बच्चे के लिए कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और वह उससे बात तक भी नहीं करता और ना ही उसे अपने साथ खिलाया पिलाया करता। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ ये बात नीलम को भी महसूस हो जाती है। तभी जो नीलम होती है एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है जो शायद ही नीलम के लिए लेना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि अब उसकी शादी हो गई थी और वह अपने पति को भी नहीं छोड़ सकती थी। इसके बाद वह अपने पति से कहने लगती है कि योगेश, हम ऐसा ना करें कि इस बच्चे को हॉस्टल वाले स्कूल में छोड़ दें, कम से कम अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब योगेश जब ये सोचता है कि ये बच्चा हमसे दूर चला जाएगा, भले उसके लिए हमें कुछ पैसे खर्च करने पड़े,
तो वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और उसके बाद छोटे से बच्चे अंश को डे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ दिया जाता है, जहां पर ही वो रहा करता और वहीं पर पढ़ाई लिखाई किया करता। अंश वहां पर रहकर अपना समय व्यतीत करता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ नीलम और योगेश को एक और बच्चा हो जाता है, जिसका नाम वो लोग रोहित रखते हैं और अच्छी तरह से अपने समय को व्यतीत करने लगते हैं। रोहित भी धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ वह अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। अब तक जो अंश होता है उसने अपनी स्कूल की और कॉलेज की दोनों पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और वह फिलहाल डॉक्टरी कर रहा था। नीलम जो होती है वह अपने बड़े बेटे से मिलने के लिए भी जाया करती और छोटे बेटे से भी बराबर का प्यार किया करती। लेकिन यहाँ पर जो नीलम का पति योगेश होता है वह योगेश से उसके बाद से मिलना तक भी अच्छा नहीं समझता और उससे एक अजीब सी नफरत किया करता है, मानो कि वह ये कह रहा हो चीख चीख कर कि ये मेरा खूनी नहीं है तो मैं इसे कैसे अपना सकता हूं। इधर जो उनका अपना बेटा होता है यानी कि छोटा लड़का जो होता है उस पर योगेश बहुत ज्यादा प्यार किया करता और उसे अपने कलेजे से लगाकर रखा करता। यहां तक कि किसी भी चीज की वो इच्छा किया करता तो झट से उसे ला दिया करता और कभी भी किसी भी चीज में कोताही नहीं बरता करता है। इसके बाद जब छोटा लड़का कॉलेज में जाता है तो कॉलेज के अंदर एक लड़की से प्यार कर लेता है और प्यार करने के बाद अपने माता पिता से उसी लड़की से शादी करने के लिए बोलने लगता है। अब जो योगेश होता है वह चाहता तो नहीं है कि उसका बेटा लव मैरिज करे, क्योंकि वह इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया करता। लेकिन छोटे बेटे को पिता का प्यार कुछ ज्यादा ही मिला था तो इसी वजह से वह साफ साफ कह देता है कि पिताजी मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो माता पिता इस बात को मान जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ठीक है बेटा तू अपनी पढ़ाई लिखाई कर ले और उसके बाद हम तेरी उसी से शादी करा देंगे। इसके बाद वह उस लड़की को अपने घर भी लेकर आता है और अपने माता पिता से भी मिलाता है और यहाँ पर जो नीलम होती है उसे ये बात बुरी तो लगती है, लेकिन वह इस बात को इग्नोर कर देती है, कहती है कि कोई बात नहीं, जब बच्चे की जिद है तो उसे ऐसा कर लेने दो। कुछ दिनों में जो बड़ा लड़का होता है अंश, उसकी डॉक्टरी कंप्लीट हो जाती है और डॉक्टरी कंप्लीट होने के बाद जैसे वो अपने घर आता है तो यहाँ पर आने के बाद उसके पिता का व्यवहार वैसा ही रहता है जैसा कि बचपन से था। वह बिल्कुल भी उसकी तरफ गौर नहीं देता है। हालांकि जो अंश होता है वह अपने पिता का अच्छे से सम्मान किया करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई में जितना भी पैसा लगा है वो उसके पिता ने ही लगाया है, लेकिन मां से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है। अंश की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई थी और वह एक डॉक्टर भी बन चुका था, तो घर वाले उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि असलियत में वह शादी के योग हो गया था। तभी एक शाम को जब पूरा परिवार घर के अंदर बैठा हुआ था, बड़ा बेटा भी था, छोटा बेटा भी था और माता पिता भी थे। पिता थोड़ी सी दूर बैठा हुआ था, लेकिन ये तीनों जन एक साथ बैठे हुए थे। तभी जो नीलम होती है वो अपने बड़े बेटे अंश से कहने लगती है, बेटा अब तू शादी के योग हो गया है, अगर तुमने भी कोई लड़की पसंद कर रखी हो तो तुम हमें बता दो, हम उसी से तुम्हारी शादी करा देंगे। अब जो अंश होता है वह जैसे इस बात को सुनता है तो अपनी माँ की तरफ देखने लगता है और इधर जो योगेश होता है वह भी अपनी पत्नी और उस लड़के की तरफ देख ही रहा था। तभी जो अंश होता है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह टपकती हुई आंखों से अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। मेरी जिंदगी पर तुम्हारा अधिकार है और तुम जैसी भी लड़की से मेरी शादी करा दोगे उसी के साथ मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। यह बात सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इधर जो पिता था योगेश, वह भी इस बात को सुनकर पूरी तरह से भावुक हो जाता है और भागकर आकर अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है। और जब नीलम यह बात देखती है कि उसके पति ने आज पहली बार उसे असलियत में अपने गले से लगाया है, तो एकदम से वह भी उनके पास जाकर उनके गले से लग जाती है और सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ पर छोटा लड़का भी इस बात को देख रहा था, लेकिन उसके ऊपर इन भावनाओं को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी पिता बड़े बेटे से अलग होते हैं और अपने छोटे बेटे की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि देख नालायक, ये है लड़का, इससे हमने कुछ भी नहीं कहा है और इससे तो यही पूछा था कि अगर तू किसी लड़की से प्यार किया करता है तो बता दे, हम उसी से तेरी शादी करा देंगे। लेकिन इसने जो जवाब दिया है उस जवाब की उम्मीद मैं तुझसे कर रहा था, लेकिन तूने तो इस बात की जिद की है। अब यह बात सुनकर जो छोटा लड़का होता है उसको थोड़ी सी शर्म आने लगती है और वह वहां से उठकर चला जाता है। इसके बाद नीलम और उसका पति योगेश बड़े लड़के के लिए लड़की ढूंढते हैं और धूमधाम से बड़े लड़के की एक अच्छी लड़की से शादी करा देते हैं। छोटा लड़का अपनी प्रेमिका से शादी करके उसे घर के अंदर ले आता है और माता पिता इसमें भी उसका कोई भी रोक टोक नहीं करते हैं। लेकिन जैसे घर के अंदर दोनों बहुएं आती हैं तो उसी दौरान दोनों का फर्क साफ साफ दिखाई देता है। बड़ी बहू जो कि संस्कारी थी, लेकिन छोटी बहू पूरी तरह से बदतमीज थी। वह बिल्कुल भी अपने सास ससुर का आदर नहीं किया करती और ना ही अपने पति का सम्मान किया करती।
कभी कभार घर के अंदर अगर कोई बात हो जाया करती तो अपने पति से भी उल्टी लड़ाई कर दिया करती, लेकिन वहीं पर जो बड़ी बहू होती है वह अपने सास ससुर की सेवा भी किया करती है और अपने पति का सम्मान भी किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ दोनों बच्चों को बच्चे भी हो जाते हैं और अभी तक जो छोटा बेटा होता है वह कहीं भी कमाने के लिए नहीं जाया करता था और पिता अब कमाने से बंद हो गए थे, यानी कि घर का पूरा खर्चा जो बड़ा बेटा अंश होता है वही संभाला करता है। और एक दिन जो छोटे बेटे की पत्नी होती है वह अपने सास ससुर से कुछ उल्टी सीधी बातें कह देती है, जो बातें बड़ी बहू से बिल्कुल भी सहन नहीं होती है और इसी वजह से वह उसे धमका देती है। अब जैसे छोटी बहू को धमकाया गया था वह यह बात अपने पति को सुनाती है और जब पति इस बात को सुन लेता है तो एकदम से आग बबूला हो जाता है और अपनी भाभी पर चिल्लाने लगता है। माता पिता छोटे बेटे की बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगे थे, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि उनका छोटा बेटा अपनी पत्नी की ओर ले रहा है तो उसके बाद उसे धमकाने लगते हैं। इसके बाद शाम के समय बड़ा बेटा भी घर पर आ जाता है और जैसे ही बड़ा बेटा घर पर आकर पूरे मामले को समझता है तो उसके बाद पहले तो बात को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा भाई कूद कूद कर यह कह रहा था कि यह पूरी प्रॉपर्टी मेरी है और इस पर मेरा अधिकार है। अपनी पत्नी से बोल दो कि इतनी फालतू नहीं बोलेगी क्योंकि तू इनका सगा बेटा नहीं है। अब यह बात सुनकर जो पिता बड़े बेटे से बचपन से नफरत किया करते थे उनको अपने छोटे बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से कह देते कि देखो बेटा, अगर प्रॉपर्टी की बात है तो ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस पर मेरा अधिकार है। तुम और तुम्हारी पत्नी ना तो कुछ काम धाम किया करते हो और ऊपर से हम लोगों को धमकाया भी करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अभी के अभी इस घर को छोड़कर चले जाओ अपनी पत्नी के साथ और जहां पर भी तुम्हारा समय व्यतीत हो वहां पर समय व्यतीत कर लो। ऐसा कहकर वह उन्हें धमका ही रहा था, लेकिन तभी जो छोटा बेटा होता है वह अपने पिता की बात को सीरियस ले लेता है और उस घर को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जाने लगता है। बड़ा भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा भाई उसे धमका देता है और कहता है कि तू मेरा असली भाई नहीं है, तू मुझसे बिल्कुल दूर रहे। इस बात को सुनकर बड़े बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर माता पिता भी उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी के एक नहीं मानते और वहां से चले जाते हैं। घर के अंदर मातम का सा माहौल हो गया था। तभी जो पिता होता है योगेश, वो अपने बड़े बेटे को समझाता है, कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, चला गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करेगा, यही काफी है। ऐसा सोचकर वह लोग सभी अपने घर के अंदर रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 10 से 12 दिन बीतते हैं तो 10-12 दिन के अंदर जो छोटा भाई होता है उसकी अकल ठिकाने आ गई थी और इसके बाद वह आकर अपने माता पिता से माफी मांगने लगता है। जब वह माफी मांगता है तो पिता उसे खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन मां अपने बेटे को कलेजे से लगा लेती है और दोबारा से वो सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। जो छोटे बेटे की पत्नी होती है जिससे लव मैरिज कर लाया था, उसकी भी 10-12 दिनों में अकल ठिकाने आ गई थी, क्योंकि उन्हें कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिला था जहां पर वो इतने ऐशो आराम से रह सके। उसके बाद जो छोटा भाई होता है वह अपने बड़े भाई से बात करके एक छोटा सा रोजगार अपने लिए चलाता है और उस पर बैठकर काम किया करता है। फिलहाल घर के अंदर सभी लोग शांति से रहा करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।